स्टूडेंट्स, आपके बीए एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ गया है। लॉ ऑफ क्राइम जिसमें एक सब्जेक्ट है और उसमें एक टॉपिक है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये आईपीसी का चैप्टर 17 है, जिसकी चैप्टर 17 में पहली सेक्शन 378 आईपीसी है और लास्ट सेक्शन 462 आईपीसी है। इसमें टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे 85 सेक्शंस बनती हैं ये, लेकिन यहाँ पे आपको 85 सेक्शंस नहीं पढ़नी। मैं आपको बहुत अच्छे से याद भी करा दूंगा और ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दूंगा और याद भी कराता जाऊंगा, और एग्जाम्पल्स और इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देख लेना आप और कोशिश करना। और ये जो मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे आपको दिखा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्राप्त करा दूंगा, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहली सेक्शन है थेफ्ट, चोरी, जो सेक्शन 78 से लेकर 382 आईपीसी तक बताई गई हैं। तो जब भी आप ये सेक्शंस पढ़ते हैं तो ध्यान देना कि एक सेक्शन में उस ऑफेंस की डेफिनेशन बताई जाती है, फिर आगे उनकी पनिशमेंट बताई जाती है, और पनिशमेंट के लिए एक से ज़्यादा सेक्शंस होती हैं। क्यों होती हैं एक से ज़्यादा सेक्शंस की? ग्रेविटी जैसे जैसे बढ़ती है थेफ्ट की ऑफेंस की या किसी दूसरे ऑफेंसेस की, तो सेक्शन चेंज कर देते हैं, और सेक्शन चेंज करते ही वहां पे पनिशमेंट भी चेंज कर देते हैं। ग्रेविटी कम होगी थेफ्ट की तो पनिशमेंट कम होगी, और ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो पनिशमेंट ज़्यादा होती चली जाएगी। तो मैं इस चैप्टर में बताऊं तो थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी एंड डकैती है और चीटिंग है। आपके सिलेबस में केवल यही सेक्शंस हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। आपको केवल यही सेक्शंस पढ़नी है। तो इन सेक्शंस को मैं पढ़ाऊंगा। एक वीडियो अगर लंबी हुई तो एक से ज़्यादा वीडियो बना देंगे, आप सारी वीडियो देख लेना। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले सेक्शन 378 से लेके 382 आईपीसी। देखिए इसमें टोटल कितनी सेक्शंस हैं? ये 5 सेक्शंस हैं। आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे उसके लिए ट्रिक देखें कि थेफ्ट में अगर आप लेटर्स की काउंटिंग करें तो 5 लेटर्स हैं इसमें, THEFT, ये 5 लेटर हैं। तो इनसे आप याद रख सकते हैं कि टोटल थेफ्ट की सेक्शन 5 हैं। और बहुत अच्छी और इसी के साथ कनेक्टेड ट्रिक्स है कि जब थेफ्ट आप पढ़ेंगे, थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो वहां थेफ्ट के टोटल 5 इंग्रेडिएंट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे आपको, तो वो भी 5 हो गए, टोटल सेक्शन भी 5 हो गई। और जब थेफ्ट पढ़ेंगे तो उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी 5 हो गए। और उसी सेक्शन में 378 सेक्शंस में कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं जो भी टोटल 5 ही हैं। इन 5 एक्सप्लेनेशंस में से 4 पहले एक्सप्लेनेशंस एक ही बात बताते हैं, वो है मूविंग, और 5वां एक्सप्लेनेशन जो अलग बात बताता है वो है कंसेंट। तो मैं डेफिनेशन से शुरू करता हूं। सबसे पहले 378 आईपीसी में जब भी आपको एग्जाम में लिखना हो, क्वेश्चन आ सकता है थेफ्ट से रिलेटेड, तो आप वहां पे सबसे पहले बताएं डेफिनेशन थेफ्ट की, फिर थेफ्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताएं, और फिर उसके बाद में थेफ्ट की पनिशमेंट किस किस सेक्शंस में किस तरीके से दी गई है वो बताएं, और फिर उसके बाद में थेफ्ट का क्लासिफिकेशन बता दें। और क्लासिफिकेशन में ये बताना होता है कि ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो ये थेफ्ट का ऑफेंस कॉग्निजेबल है। फिर बताना होता है कि ये नॉन बेलेबल है या बेलेबल है, तो थेफ्ट के जितने भी ऑफेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं सारे नॉन बेलेबल हैं। और फिर बताना होता है कि ये कौन से मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जाएगा ये ऑफेंस, तो यहाँ पे जितने भी थेफ्ट के ऑफेंसेस हैं ये सभी ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट हैं। और उसके बाद बताना होता है कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये थेफ्ट के 2 सेक्शंस में जो पनिशेबल, ये मैं आगे बता दूंगा, आपको आगे क्लियर करूंगा। अभी आप ये ट्रिक ध्यान रखें कि सेक्शन डेफिनेशन जब हम थेफ्ट की बताएंगे तो उसमें 5 इंग्रेडिएंट्स होंगे, और
उसी में 5 एक्सप्लेनेशन भी होंगे और टोटल सेक्शन भी थेफ्ट की 5 ही हैं। तो शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन जो 378 में लिखी है क्या कहती है? वो कहती है हुएवर, यहां से देखें, हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी out of possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। ये डेफिनेशन में आप देखें तो मैंने यहां पे कुछ पार्ट कलर किए हुए हैं। ये हर एक कलर अपने आप में एक इंग्रेडिएंट को बताता है। अगर आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं तो कर लें, एग्जाम में लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप डेफिनेशन याद नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको इंग्रेडिएंट्स जरूर बताने होंगे कि थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे। तो अभी मैंने बताया 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उनको भी याद करने के लिए आप ट्रिक याद कर लें। मैंने अपने तरीके से बनाई है, आप चाहें तो बना सकते हैं और सिंपल ट्रिक है तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप यही ट्रिक याद रख लें। तो ट्रिक को याद रखने के लिए लिखा है मैंने डीएम पीसीएम। डीएम सब लोग जानते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और पीसीएम सब लोग जानते हैं पैरासीटामोल। तो इस तरीके से अगर याद रखें तो डीएम पीसीएम ये 5 लेटर हैं जो हर एक इंग्रेडिएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला डी बात करेगा डिसऑनेस्टली की, फिर एम बात करेगा मूवेबल प्रॉपर्टी की, पी बात करेगा पजेशन की, और सी बात करेगा कंसेंट की, और लास्ट वाला एम बात करेगा मूवमेंट की, कि प्रॉपर्टी को मूव करना है। आप इतनी बातों को याद रखेंगे तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स याद रह जाएंगे। एक एक करके मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा जिससे कि आप अपने आंसर में लिख सकें। तो पहला इंग्रेडिएंट है द एक्यूज मस्ट हैव अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी की थेफ्ट का केस चल रहा है उस प्रॉपर्टी को ले जाने की डिसऑनेस्ट इंटेंशन एक्यूज की थी, ये इंग्रेडिएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो पहली लाइन आप ये लिखेंगे एग्जाम में, और मैंने डिसऑनेस्ट के आगे, और देखिए आप डिसऑनेस्ट को अंडरलाइन जरूर करके आए जिससे एग्जामिनर को दूर से पता चल जाए कि बच्चे को पता है। सारे वर्ड्स ना पढ़े, वो केवल अंडरलाइन को देखेगा और समझ जाएगा कि बच्चे को आता है और अच्छे मार्क्स आपको दे देगा। जब भी आप डिसऑनेस्ट लिखें तो ब्रैकेट में उसके सामने सेक्शन 24 आईपीसी भी लिख के आना, और अगर हो सके तो 24 आईपीसी बताता है डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन। और डिसऑनेस्टली में क्या बताया गया है कि अगर कोई पर्सन इस इंटेंशन से कोई काम करता है कि एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कर दिया जाए और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल गेन कर दिया जाए, तो कहा जाता है कि वो काम उसने डिसऑनेस्टली किया है। तो यहीं पे आप अगर कहीं अपनी नोटबुक में इस तरीके से एरो लगा के यहाँ पे रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन लिख देते हैं अगर आप यहाँ पे, तो एग्जामिनर और बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि इस बच्चे को तो डिसऑनेस्टली भी पता है, तो वो मार्क्स आपको अच्छे देगा। तो पहला इंग्रेडिएंट पूरा हुआ, द एक्यूज मस्ट हैव अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी। यहां पे इंटेंशन डिसऑनेस्टली है और डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को ले जाने की है। अब बात आई है कि प्रॉपर्टी को ले जाने की, तो प्रॉपर्टी कैसी हो, तो दूसरा ट्रिक है डीएम पीसीएम में से एम। तो द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसे हिंदी में चल संपत्ति कहते हैं। और ये सेक्शन 22 आईपीसी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। बट आप मूवेबल प्रॉपर्टी को अंडरलाइन करके आए और ब्रैकेट में 22 आईपीसी भी लिख के आए, जिससे कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा फिर से कि बच्चे को तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी पता है कि कहां डिफाइन की गई है। 2 शब्द आप लिखेंगे, मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट, डीएम पूरा हो चुका है, पीसीएम में से पी लेंगे तो पजेशन की बात करेगा ये। तो पजेशन को कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में? द प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ पजेशन ऑफ एनदर पर्सन। यानी वो जो प्रॉपर्टी थी जो हमने ऊपर बात करी है अभी, वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के पजेशन में थी, लेकिन इस एक्यूज ने वो प्रॉपर्टी ले ली
उस पर्सन के पोजेशन से। और पोजेशन को अंडरलाइन करने के बाद या टेक आउट ऑफ पोजेशन को अंडरलाइन करने के बाद उसके आगे ब्रैकेट में 27 आईपीसी लिख देना। हालांकि 27 आईपीसी देखो पोजेशन को डिफाइन नहीं करती है, लेकिन आप जाके वहां पढ़ोगे तो वहां बताया गया है कि क्लर्क के पोजेशन में प्रॉपर्टी है या वाइफ के पोजेशन में प्रॉपर्टी है या सर्वेंट के पोजेशन में प्रॉपर्टी है अगर किसी पर्सन की, तो पोजेशन इन तीनों का होने के बावजूद भी कहा जाएगा कि पोजेशन तो सर्वेंट के मालिक का है और क्लर्क के एम्प्लॉयर का है या वाइफ के हस्बैंड का है। तो वहां ध्यान देना है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आज की डेट में मैं डिटेल में दूसरी वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। तो आप ब्रैकेट में 27 आईपीसी जरूर लिख के आना। उसके बाद में चौथा इंग्रेडिएंट आएगा, पी तक हो चुका है, डीएम पीसीएम में से पी तक हो चुका है, सी कहता है कंसेंट, सी फॉर कंसेंट, कि अभी जो ये प्रॉपर्टी ली है किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन से, ये उस पर्सन की बिना कंसेंट के ली गई हो। द टेकिंग, सच टेकिंग मस्ट बी विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन की कंसेंट के बिना ये प्रॉपर्टी ली गई हो। तो विदाउट कंसेंट को आप अंडरलाइन करेंगे और उसके आगे ब्रैकेट में फिर से लिख देंगे सेक्शन 90 आईपीसी। इससे एग्जामिनर को ना इतने वर्ड इस तरीके से अगर आप लिख के आएंगे तो एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको तो यही नहीं आता, थेफ्ट ही नहीं आती, बल्कि इससे बहुत ज्यादा कुछ आपको आता है। तो चौथा इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो जाता है, द टेकिंग मस्ट बी विदाउट कंसेंट ऑफ द पर्सन। अब पांचवा इंग्रेडिएंट आता है एम से। एम से फिर आती है मूवमेंट। मूवमेंट कैसे करेंगे प्रॉपर्टी की? तो द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव्ड इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। सच टेकिंग डिसऑनेस्टली, जो पहले वाला टेकिंग था, डिसऑनेस्टली टेकिंग की बात कर रहे थे, तो वो प्रॉपर्टी जो हटाई गई हो, वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसको मूव किया गया हो, मूव्ड। अगर प्रॉपर्टी मूव नहीं हुई तो थेफ्ट नहीं होगी। प्रॉपर्टी को मूव होना कंपलसरी है। कितना मूव होना है ये नहीं लिखा यहां पे, केवल अपनी जगह जहां थी वहां से मूव हो गई एक बार तो थेफ्ट कंप्लीट हो जाएगी। यहां पे 5 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक्सप्लेनेशंस मूविंग को बताएंगे और 5वां एक्सप्लेनेशन कंसेंट के बारे में बताएगा। तो पहला एक्सप्लेनेशन बताता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कि भाई कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं वो अर्थ के साथ अटैच होती हैं। जब तक वो प्रॉपर्टी अर्थ के साथ अटैच होंगी तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगी, क्योंकि थेफ्ट केवल मूवेबल प्रॉपर्टी पर हो सकती है, बट प्रॉपर्टी अर्थ के साथ अटैच होने के कारण मूवेबल नहीं है। तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी की थेफ्ट कैसे होगी? तो यहां पे ये बताया है कि जिस समय जो प्रॉपर्टी अटैच थी अर्थ के साथ, वो प्रॉपर्टी जैसे ही अर्थ से अलग कर दी जाती है तो वो तुरंत चोरी के लायक हो जाती है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल बन जाती है। तो यही बताता है पहला एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर्टी अटैच्ड विद द अर्थ is not subject of theft, but it becomes capable as soon as it severed from the earth. जिस समय ये अर्थ से अलग कर दी जाएगी उसी समय थेफ्ट के लायक बन जाएगी। दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, वो कहता है मूविंग मे बी डन बाय द सेम एक्ट ऑफ द सिवरेंस, कि एक ही एक्ट है उस प्रॉपर्टी को अर्थ से काट के अलग करने का, उसी एक्ट से कटी, पहला पॉइंट पूरा हुआ, अब कैपेबल हो गई। और उसी पॉइंट से वो कहता है मूव भी हो सकती है। जो मूविंग हमारा 5वां इंग्रेडिएंट था वो केवल अर्थ से अलग करने वाला जो एक्ट था उसी एक्ट से कंप्लीट हो सकती है। इसका एक इलस्ट्रेशन आप लिख सकते हैं साथ में, यहीं पे दोनों पॉइंट को समझाने के लिए इलस्ट्रेशन लिखा गया है। एक कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड with intention of dishonestly taking the tree out of Jed's possession without Jed's consent। यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही उस पर्सन ने, हिंदी में बताता हूं, कि जब एक ए है
वो एक जो जेड के ग्राउंड पर एक पेड़ लगा हुआ था उसे डिसऑनेस्टली ले जाने की इंटेंशन से उस ट्री को काट देता है। तो जैसे ही ट्री कटा तो वो कटा, अब वो मूवेबल भी हो गया। जब तक कटा हुआ नहीं था तब तक मूवेबल नहीं था, कटते ही मूवेबल भी हो गया और कटते ही वो मूवमेंट भी हो गई, उसकी वो प्रॉपर्टी मूव भी हो गई इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। तो वो काट देना और काटते ही जैसे ही पेड़ नीचे गिरा तो इट मीन्स वो थेफ्ट कंप्लीट हो गई। अब वो ले जा पाए वहां से या नहीं ले जा पाया वो अलग बात है, थेफ्ट वहीं कंप्लीट हो गई। तो ये इलस्ट्रेशन पहले दोनों एक्सप्लेनेशंस को समझाता है। तीसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है ना, मूविंग मे बी डन बाय सेपरेशन ऑफ थिंग्स विद विच द प्रॉपर्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी को किसी चीज से बांध के रखा जाता है कि ये प्रॉपर्टी मूव ना कर जाए, जैसे कि नाव को बांध के रखा है एंकर के साथ में रस्सी से। तो चोर क्या करता है, ऐसी चीज को सेपरेट कर देता है प्रॉपर्टी से जिस चीज से वो प्रॉपर्टी रोक के रखी गई थी। अब जैसे ही वो प्रॉपर्टी हटी, जैसे ही वो वस्तु वो चीज प्रॉपर्टी से हटी जिसकी वजह से वो रुकी हुई थी, तो अब प्रॉपर्टी मूव कर गई। तो मूव केवल प्रॉपर्टी को पकड़ के ही मूव नहीं किया जा सकता। तो ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर प्रॉपर्टी किसी चीज से बंधी हुई है तो उस चीज को खोल देने से भी प्रॉपर्टी मूव हो जाती है। यहां पे भी मूविंग को एक्सप्लेन किया है। अब चौथा एक्सप्लेनेशन भी मूविंग बताता है, लेकिन ये एनिमल से रिलेटेड मूविंग है। क्योंकि देखो एनिमल भी बच्चों प्रॉपर्टी होती है और एनिमल की भी अगर चोरी करी जाएगी तो वो थेफ्ट की कंडीशन में ही आएगी। अब एनिमल को कब मानेंगे कि मूव कर गया, उसको एक्सप्लेन करके बताया है। उन्होंने बताया कि बाई एनी मीन्स एनी पर्सन कॉजेज एनी एनिमल मूव। ये कहा गया कि किसी भी तरीके से एनिमल को अगर मूव कर दिया, एनिमल खड़ा हुआ था, ले जाने की नीयत से उसे मूव कर दिया, तो कहा जाएगा कि एनिमल को मूव कर दिया और एनिमल की थेफ्ट हो गई है। और साथ में अगर एनिमल कोई चीज को कैरी कर रहा है, एनिमल के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है या एनिमल किसी को खींच के ले जा रहा है किसी वस्तु को, तो जैसे ही एनिमल की मूवमेंट हुई तो वस्तु की भी मूवमेंट उसके साथ हो गई, तो कहा जाएगा कि उस वस्तु की भी चोरी हो गई है साथ में एनिमल के साथ साथ। तो ये एनिमल की मूवमेंट बता रहा है। जैसे एग्जांपल है, किसी कुत्ते को चुराना चाहता है कोई आदमी, तो कुत्ते के सामने बिस्किट डाल दिए, 2 बिस्किट डाल के आगे बुला लिया, तो जैसे ही बिस्किट दिखाए कुत्ते को और कुत्ता आगे बढ़ा तो कुत्ते की मूवमेंट हो गई, तो ये कुत्ते की थेफ्ट हो जाएगी इस तरीके से। अब बात आता है पांचवा एक्सप्लेनेशन, बात करता है कंसेंट की। तो वहां सिंपल सी बात कही गई है कि कंसेंट जो होगी वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके की हो सकती है। अगर उस पर्सन ने अपनी कंसेंट दी थी कि प्रॉपर्टी ले जाओ, चाहे एक्सप्रेसली दी थी चाहे इम्प्लाइडली दी थी, तो फिर वो थेफ्ट की कंडीशन में नहीं आएगा। ये थे 5 एक्सप्लेनेशन। इसके साथ में आप एक केस लॉ लिख सकते हैं। केस लॉ का नाम है प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसकी साइटेशन है AIR 1963 SC 1994। इसमें क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें यह बताया कि जो प्रॉपर्टी को हम मूव कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को जो एक जगह से हटा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि परमानेंट रिमूवल हो। ये कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी का अगर टेम्परेरी रिमूवल भी हो गया तो भी थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। टेम्परेरी रिमूवल कैसे, इस केस में क्या हुआ था कि एक ऑफिस फाइल थी जिस फाइल को निकाल के ऑफिस से एक प्राइवेट पर्सन को दे दिया गया 2 दिन के लिए, और 2 दिन बाद फिर वापस रख दी गई फाइल। तो क्या ये टेम्परेरी जो रिमूवल किया 2 दिन का, ये थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि 5 इंग्रेडिएंट पूरे हो जाते हैं जैसे ही प्रॉपर्टी रिमूव हुई। अब वो प्रॉपर्टी 2 दिन के लिए की गई, 1 दिन के लिए की गई, डजंट मैटर, इट मींस टेम्परेरी रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी भी थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा। अभी हमने सब सारी थेफ्ट की बातें पढ़ ली, तो अब बात करेंगे पनिशमेंट की कि थेफ्ट की पनिशमेंट कैसे मिलेगी। थेफ्ट की पनिशमेंट
379, 380, 381 एंड 382 जो बची हुई 4 सेक्शन हैं उनमें चारों में थेफ्ट की पनिशमेंट दी गई है, लेकिन ग्रेविटी चेंज हो रही है। जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज हो रही है तो सेक्शन भी उन्होंने चेंज कर दिए। सबसे पहले मैं सबसे मोर ग्रीवियस सेक्शन के बारे में बताऊंगा और वो है सबसे लास्ट सेक्शन थेफ्ट की 382 आईपीसी। और इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पर्सन ऐसी प्रिपरेशन के साथ थेफ्ट करता है कि जिस प्रिपरेशन से डेथ कॉज की जा सकती हो, जिस प्रिपरेशन से हर्ट की जा सकती हो, चोट पहुंचाई जा सकती हो, जिस प्रिपरेशन से रेस्ट्रेन किया जा सकता हो, पर्सन को सदोष अवरोध किया जा सकता हो, या फिर इन्हीं तीनों बातों का डर दिखाया जा सके किसी पर्सन को। और कितनी स्टेजेस पे किए जा सकें ये काम? तो 3 स्टेजेस पे ये काम किए जा सकते हैं। 382 ही यही बात बताती है। वो 3 स्टेज कौन सी हैं? नंबर 1, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग सच थेफ्ट। अगर ऐसा उसने थेफ्ट को करने में किया, या फिर थेफ्ट तो कर ली, थेफ्ट करने के बाद अपने आप को उस सिचुएशन से भगाने के लिए, वहां से थेफ्ट करने के बाद बच निकलने के लिए प्रयोग किया, या फिर बच तो निकला, उस प्रॉपर्टी को जो ले जाना चाह रहा था, जो ले ली थी उसने प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में, उस प्रॉपर्टी को रिटेन करने के लिए ये सब कर रहा था, जो ऊपर बातें लिखी। तो 382 आईपीसी में ऐसे पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। और वो पनिशमेंट कितनी होगी? ये सबसे ग्रीवियस सेक्शन है और इसकी पनिशमेंट होगी, रिगरस पनिशमेंट होगी, सश्रम पनिशमेंट होगी, जो 10 साल तक की हो सकती है और फाइन भी होगा। 10 साल तक की है, हो सकता है का मतलब कि ऐसा नहीं है कि 10 साल की ही होगी, 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, मतलब 1 दिन से लेके 10 साल तक की पनिशमेंट कितनी भी हो सकती है। अब थोड़ी लेस ग्रीवियस सेक्शन की बात करें तो 381 आईपीसी में भी थेफ्ट की ही पनिशमेंट दी गई है। और वहां पे ये कहा गया है कि इफ द थेफ्ट इज कमिटेड बाय अ क्लर्क और सर्वेंट, या तो एक क्लर्क ने या एक सर्वेंट ने, किसी पर्सन का कोई क्लर्क है या किसी पर्सन का कोई सर्वेंट है, ऐसी प्रॉपर्टी पे थेफ्ट करी है जो उस क्लर्क के मास्टर या उस सर्वेंट के एम्प्लॉयर के पोजेशन में थी वो प्रॉपर्टी। तो यहां क्या है, थोड़ा ट्रस्ट है कि भाई किसी क्लर्क और किसी सर्वेंट को ट्रस्ट करके ही रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो अब मास्टर की और एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी पे अगर थेफ्ट करता है तो ये कहा गया है कि वहां पे पनिशमेंट मिलेगी अप टू 7 ईयर्स और फाइन भी होगा। अगली सेक्शन इससे 380, यहां पे ये बताया गया है कि अगर जो थेफ्ट थी 378 वाली, वो ऐसी जगह में की गई है जो बिल्डिंग है या फिर टेंट है या फिर वेसल है, वेसल बोले पानी का जहाज, और ये सब या तो ह्यूमन के रहने के लिए यूज किए गई हैं तीनों बातें, बिल्डिंग, टेंट और वेसल, या फिर प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए की गई हैं, किया जाता है इनका यूज। और ऐसी जगह में अगर थेफ्ट की गई है तो वहां पर भी पनिशमेंट अप टू 7 ईयर होगी और फाइन भी होगा। अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि 381 में भी 7 ईयर की पनिशमेंट, 380 में भी 7 ईयर की पनिशमेंट, तो दोनों को अलग अलग सेक्शन में क्यों लिखा? एक ही सेक्शन में लिख सकते थे कि अगर ड्वेलिंग हाउस में, टेंट में, वेसल में थेफ्ट होती है, या फिर सर्वेंट थेफ्ट करता है या क्लर्क थेफ्ट करता है, तो दोनों को 7-7 साल की, सबको 7 साल की सजा मिलेगी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा वो इसलिए किया गया है कि इनका जब क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 380 कंपाउंडेबल नहीं है, 381 कंपाउंडेबल है। तो दोनों को अलग अलग सेक्शन में लिखना फिर मजबूरी हो गया था। अब क्वेश्चन आता है, अब लास्ट सेक्शन बचती है 379 आईपीसी। देखो, अगर थेफ्ट का ऑफेंस हुआ बट वो 380 में भी कवर नहीं हुआ, 381 में भी कवर नहीं हुआ, 382 में भी कवर नहीं हुआ, तो बाकी जो बची हुई थेफ्ट थी, रेजिडुअल थेफ्ट जितनी भी बच गई,
वो सब की सब कहाँ पनिशेबल होंगी, 379 आईपीसी में पनिशेबल होंगी, और उनके लिए पनिशमेंट दी गई है जो 3 साल तक की हो सकती है, विच में एक्सटेंड अप टू 3 years। इसमें पनिशमेंट थोड़ी कम है। अब इनका क्लासिफिकेशन भी आप लास्ट में लिख देना कि भाई जितने भी यहाँ पे थेफ्ट के ऑफेंसेस हैं, जो 379, 380, 381, 382, ये सभी सेक्शंस कॉग्निजेबल हैं, संज्ञेय अपराध हैं, नॉन बेलेबल हैं, गैर जमानतीय हैं, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट हैं, जो दंडाधिकारी द्वारा ट्रायल किए जाएंगे, और इसमें जो 380 और 382 हैं ये नॉन कंपाउंडेबल हैं दोनों सेक्शंस, और जो बाकी जो बच गई 379 और 381 वो कंपाउंडेबल हैं। तो ये हुआ थेफ्ट का चैप्टर, और थेफ्ट में यहां सब कुछ अभी कंप्लीट हो गया है। थेफ्ट में आप इतना सब कुछ लिख के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अभी इसी की स्क्रीन पे, एंड स्क्रीन पे अभी आपको एक वीडियो यहां देखने को मिलेगी, वो होगी एक्सटॉर्शन से रिलेटेड। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट जरूर करके बताना कि क्या मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, आपको ठीक लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सटॉर्शन के ऊपर भी आपको यहां पे दे दूंगा, उसे कंटिन्यू करके देखना, और मैं कोशिश करूंगा कि कल आपका ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।